नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे परीक्षा दृष्टि चैनल में। मैं अभिषेक तिवारी आज आप लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं इतिहास का जो एनालिसिस है, इतिहास में प्रश्न कहां से पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर हम लोग उन टॉपिक को लेकर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, कई बच्चे लगातार अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि सिलेबस, तो सिलेबस की एक चीज याद कर लीजिए कि सिलेबस का वीडियो आप लोगों को दे दिया गया है। दूसरी चीज आप लोगों को महारणनीति का भी वीडियो की 120 दिन में आप तैयारी कैसे करें वो भी वीडियो आपको रिलीज कर दिया गया है। दूसरा एनालिसिस का वीडियो भी दिया गया है आपको, ज्योग्राफी का भी वीडियो दिया गया है। ठीक है, हर एक चीज का हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाते जा रहे हैं। जितने भी वीडियो होंगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पूरे वीडियो लगे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इतिहास के क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता है इतिहास, हमारा जो भारत का इतिहास है वो 3 भागों में विभक्त है। पहला भारत के प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक इतिहास। अब हम एक एक चीजों पे बात करते हैं। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि पॉइंट आपके बन रहे हैं, ये पॉइंटर्स पूरे के पूरे 100% यहीं से आ जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूं कि आपके 90% क्वेश्चन यहां से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, मैं एकदम क्लियर रखता हूं, झूठ बोलने की आदत नहीं है हम लोगों को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत। देखिए, पाषाण काल से आपके एक आधा प्रश्न कभी न कभी आ जाते हैं, तो पाषाण काल में आप पूरा पाषाण काल से नौ पाषाण काल तक आप लोग चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें फैक्ट आपको ज्यादा पढ़ने, कॉन्सेप्ट आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है इंडस वैली की। इंडस वैली आप लोगों का क्वेश्चन पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे मेंस का टॉपिक हो, वहां सबसे फेवरेट टॉपिक है इंडस वैली। और इंडस वैली से हर बार नए तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट वर्तमान की चीजों को जोड़ते हुए भी कॉन्सेप्ट जुड़ता है। जैसे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आप अगर मेंस लिखते हैं तो वहां पर लिख देता है इंडस वैली से स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे कोरिलेट करें, तो उन चीजों को भी यहां से मिल जाता है, यहां से पॉइंट बनते हैं आप लोगों के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, यहां से प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं। इसमें अब C+F नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट हो गया है, तो चीजों को याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वेद। आपके वेद वाला, वेद उपनिषद, ये पूरे का पूरा एरिया क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है। यहां से आप लोगों से निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर केवल वेद है, यहां आप उपनिषद भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सेम यही पीडीएफ जो मैंने अपने बोर्ड पे बनाई है, यही पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करें और वीडियो शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं हम लोग। अब धर्म की बात करते हैं। जब धर्म की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि धर्मों का उदय हुआ। क्यों किसी भी धर्म का उदय होता है? सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि आखिर किसी भी नवीन धर्म का उदय क्यों होता है? जैन धर्म बने, बौद्ध धर्म बने, ठीक है, आपको शैव धर्म बना, वैष्णव धर्म बना, मुस्लिम धर्म बना, आखिर इन सब धर्मों की आवश्यकता क्या हो गई? अचानक से इन धर्मों की बाढ़ आ गई और सनातन धर्म बहुत पहले चला रहा है, तो कुछ ना कुछ कुरीतियां होती हैं, तो नवीन धर्म का उदय जरूर होता है। एक चीज याद रखने वाला पॉइंट है यहाँ पर। और धर्म से आप लोगों के प्रश्न आते जरूर है, इसलिए इन चीजों पे आप फोकस करके रखिएगा। अब महाजनपद काल की बात आती है, तो महाजनपद काल क्या है? महाजनपद काल में कितने शहर, महाजनपद का मतलब मैं तो यही जानता हूं सिटी, ठीक है, जैसे महानगर वैसे महाजनपद था, ऐसे ही बड़े बड़े शहर थे। कितने शहर थे, कौन कौन से शहर थे, इनकी राजधानियां की थी, कौन थी, इनकी राजा कौन थे, क्षेत्र कहां कहां था, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो। जब क्लियर होगा तब आप क्या करे जाएंगे। उसके बाद आप जब मौर्य काल में आएंगे तो मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्य का साम्राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के एक एक पार्ट को हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं क्या थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। क्योंकि आज भी अगर हम यहां पर देखते हैं मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा एक रिलेवेंस हम आज भी अपने संविधान में देखते हैं, अपने प्रशासन में देखते हैं, अपने गवर्नेंस में देखते हैं। अब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कहां से आया था? यहीं से आ गया था गुड गवर्नेंस का। तो चीजें अगर इतिहास में हम लौटते हैं, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो चीजें हमें क्लियर होती चली जाती हैं। तो इसे आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट की बात करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। अब दक्षिण भारत के इतिहास क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो संगम पीरियड है इसके साथ, ठीक है, आपको क्या पढ़ना होगा? संगम पीरियड आपको
याद होना चाहिए, क्योंकि संगम पीरियड से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके गलत होते हैं। नेक्स्ट चीज, यहाँ का दक्षिण भारत में चोल, चेर, ठीक, परिहार और ये सब थे, परिहार जी। तो इनका आपको क्या याद करना है, इनका सबसे पहले कि क्रम देखना है, कौन कौन से शासक थे, किस क्रम में शासक थे, किसके बाद कौन शासक आए। जहां से प्रश्न आते हैं वहां का मैं हिट कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक, कहां से शासक, कौन कौन से शासक थे, उनका वर्ष क्या था, उनके वर्ष नहीं याद है तो शासक की एक हायरार्की होती है, हायरार्की, और किसने क्या कार्य किए, ठीक है, किनके बीच संघर्ष हुआ था, कौन कौन से संघर्ष हुए थे, महत्वपूर्ण कुछ संघर्ष है इनके, उन चीजों पे आपको फोकस करना है। और ये याद रखिएगा कि ये 30% आपका लगभग, यहाँ जब आपका प्राचीन भारत की बात करता है तो 30% लगभग दक्षिण भारत के क्वेश्चन कभी भी प्रश्न में उठा के डाल देता, और वहीं पर आप मुंह डब्बा जैसा खोल देते और कह देते पेपर बड़ा टफ आया था। उसने मेंशन किया है, आपकी चीजों को आप अपने दिमाग को खोलिए, आपकी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। पेपर, एग्जाम पेपर में आप सिलेबस में कहते हैं सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस में आपको समझना होगा ना सिलेबस कैसा है, ठीक है। अब दूसरी बात यहां पर पॉइंट आता है, विदेशी आगमनकारी, कौन विदेशी व्यक्ति कब आया था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, किसके शासन काल में आया था, कितने दिन रुका था, क्या क्या चीजें उसने विवरण दिया है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी पुस्तक अलग लिखिए, उनकी चीजें अलग लिखिए, छांटिए, बिनिए, साफ करिए, तब जाके आप लोगों का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, इसी के आगे चलते हुए मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में अगर मध्यकाल की बात करते हैं हम लोग तो कहां से बात करने लगते हैं, तुर्कियों के आक्रमण से कहीं ना कहीं बात होने लगती है कि तुर्कियों ने आक्रमण किया, भारत में आए, लूटा पाटा और भाग गए। आए मंगोल, आए, लूटते हैं, लूटने के बाद भारत से चले जाते हैं, लेकिन कभी भी भारत में रुके नहीं, ठीक है। अब यहीं से यदि हम चैन जोड़ना शुरू करें तो यहां पर रुकने वाला व्यक्ति कौन था, अगर हम बात करें कहां पर, गुलाम वंश की बात करते हैं, ठीक, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच युद्ध हुआ था, इसके बाद से ही लोग यहां पर आके रुकने लगे। गौरी ने ही क्या मुगल वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना। अब गुलाम वंश के बाद अगर आप चैन देखते हैं तो वहीं से कुछ ना कुछ यहां पर राजाओं के रुकने का क्रम शुरू हो जाता है। चीजों को यहीं से बारीकी से समझने की बात है। अब यहां पर बात क्या आएगी, आपका मुगल शासक। मुगल शासक कौन कौन थे, उनकी हायरार्की कौन थी, ठीक है, उसमें सारे शासक आपको पढ़ना नहीं है, जितने इंपॉर्टेंट शासक है वही पढ़ने हैं बस, और ज्यादा नहीं पढ़ना। उन्होंने क्या प्रमुख कार्य किया है, अकबर ने क्या किया था, बाबर ने क्या किया था, हुमायूं ने क्या किया, अब उसके बाद जहांगीर ने क्या किया, कि स्टेप में देखते हुए यदि हम चले तो बीच में जो जो चीजें हुई, औरंगजेब तक किसने क्या काम किया, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसका आर्ट एंड कल्चर में कितना योगदान है, क्योंकि मुगलों के आने के बाद आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा विकसित हुआ है, तो आर्ट एंड कल्चर में इनकी व्यवस्था देखनी है। दूसरी, इनकी सैन्य व्यवस्था में क्या क्या कार्यक्रम हुए थे, उन चीजों को आपको देखना है। दूसरा, इन्होंने रैन बसेरे के लिए क्या व्यवस्था की थी, इन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम के साथ यूनिटी के लिए क्या प्रोग्राम किए थे, क्या काम किए थे, उन चीजों को भी आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, और एक छोटा सा नोट्स जरूर बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। खिलजी वंश के भी सेम चीजें, जैसे अभी हमने मुगल की बात की, सेम चीज खिलजी वंश के लिए भी पूरी लागू होती है। इनके शासक कौन थे, प्रथम संस्थापक कौन थे, प्रमुख कार्य क्या थी, प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, आर्ट एंड कल्चर में इन्होंने क्या योगदान दिया, इन चीजों को आपको देखना है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कौन आए थे, गुलाम वंश आए थे। गुलाम के शासक कौन थे, प्राथमिक शासक किसे कहा जाता है, इन्होंने कभी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसने कभी अपने आप को शासक नहीं कहा था, तो वास्तविक शासक कौन था, तो उसके बारे में अगर एक एक चीजों को देखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट यहां पर भी क्लियर करने पड़ेंगे। अब इसके बाद आते हैं सूफी संत का, यहां पर क्या आ जाता है, सूफी संत का पार्ट आ जाता है। सूफी संत की एक धारा थी, सूफी संत में कितनी धाराएं चलती थी, उन धाराओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी धारा किस मार्ग के थे, कौन उनके नेतृत्व करता थे, कौन व्यक्ति किस जुमले से शामिल हो रहा था, किस महकमे से आ रहा था, तो उन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके गुरु कौन थे, उनके शिष्य कौन थे, ये पूरी हायरार्की थी। हायरार्की को यदि स्टेप में आपने नोट बना लिया है छोटा सा, आपका काम यहां हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं
प्रमुख युद्ध, हमने कुछ युद्ध लिखे हुए हैं, इन युद्धों को आप देखिएगा। एक तो बिलीग्राम का युद्ध है, मोस्ट कहते हैं ना बहुत फेमस युद्ध है, पानीपत का, खानवा का, घारवा का, चंदेली का, सारनाल का, धर्मत का, जजाऊ का, ये सभी युद्ध क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। और जो भी युद्ध एक्स्ट्रा आपके बच रहे हैं वो आपका काम है कि उन एक्स्ट्रा को आप लोगों को मेंशन करके मेंटेन करते हुए चलना है, क्योंकि युद्धों से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अब जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, आधुनिक भारत का एक चीज याद रखिएगा कि आधुनिक भारत दो भागों में विभक्त है। एक भाग क्या है, एक तो आधुनिक भारत वो है जो अंग्रेजों के आगमन से लेकर 1857 तक का है, मतलब 1857 के विद्रोह के पूर्व का। फिर एक दूसरा इतिहास जो हो जाता है वो 1857 मतलब स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास शुरू हो जाता है, क्योंकि वहीं से संघर्ष की पूर्ण स्थिति खुलती चली जाती है। ठीक, तो दो भागों में विभक्त है, इन चीजों को याद रखिएगा। नंबर एक पहला पॉइंट है कंपनियों के आगमन से, कि कंपनियां कब आई, कौन कौन सी कंपनियां आई, क्या इनकी हायरार्की थी, इसको आपको नोट करना है। किस कंपनी ने कहां पर अपनी फैक्ट्री पहले स्थापित की, और किन किन कंपनियों के बीच आपसी संघर्ष हुए, कब संघर्ष हुए, उस संघर्ष को क्या कहा गया, ये पॉइंट है आपका। नेक्स्ट चीज आपने देखा होगा, कंपनियों के आपसी संघर्ष हुए, आपसी संघर्ष के बाद इन्होंने क्या किया, आपसी संघर्ष में राजाओं का जो आपसी संघर्ष हो रहा था उसमें क्या क्या दो पक्षों में बट गए, एक तो इंग्लिश हो गए और दूसरे फ्रांसीसी हो गए, दो भागों में विभक्त हो गए, और दोनों ने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया इन्हीं के माध्यम से, मतलब राज सत्ता की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसके बारे में भी आपको क्लियर पढ़ना है। फिर प्रमुख किसान आंदोलन कितने हुए, कहां कहां किसान आंदोलन हुआ। अब दूसरी चीज, किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो नेतृत्वकर्ता कौन था, क्षेत्र कौन था, किसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों के विरोध में किया था कि जमींदार के विरोध में किया था। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और किन किन कारणों से किसानों ने विरोध किया था, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई कर व्यवस्था। अब भूमि कर जो अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त, ठीक, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये तीनों व्यवस्था लाए थे, ये किन क्षेत्रों में थी, क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन व्यक्ति इनको रेगुलेट कर रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज इसी पे आ जाती है कि कैसी प्रणाली थी आपकी, स्थायी बंदोबस्त कैसा था, रैयतवाड़ी कैसी थी, महलवाड़ी प्रक्रिया कैसी थी। ठीक है, इसमें कितने % का ब्याज लगता था, कैसे भारत में किसान जो था वो किसान ना होकर धीरे धीरे मजदूर बना। इन चीजों को जब आप समझ लेंगे, जो कथन कारण वाले भी क्वेश्चन आते हैं वो आप बिल्कुल एकदम आसानी से हंसते खेलते सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, इसमें कुछ बच नहीं रहा है। ठीक है, 1857 का आंदोलन से पूर्व के जितने अन्य विद्रोह हैं, जैसे जनजातीय विद्रोह है आपके, ठीक है, तो जनजातीय विद्रोह किनके विरोध में हुए थे, वो सब चीजें आप लोगों को याद रखने हैं। कुछ यहाँ पर विद्रोह मैंने लिख दिए हैं, इनको आप लोगों को याद कैसे करना है, जैसे संथाल हो गया, कोल हो गया, खासी हो गया, अहोम हो गया, पौना हो गया, एका हो गया, ताना हो गया, ये क्या है, ये सारे विद्रोह हैं जो जनजाति हैं। अब इनमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेतृत्वकर्ता क्या था, वर्ष कितने, कौन से वर्ष में हुआ था, क्षेत्र कौन सा था, और किसके विरुद्ध हुआ था, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था कि जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, आपको ये पता होना चाहिए ना, क्योंकि प्रश्न आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था या जमींदारों के, वहां पर भी डब्बा जैसा खुल गया, क्योंकि हमने चीजें कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ी थी कि जमींदारों के विरुद्ध क्यों होता है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों हुआ। दोनों ही स्थिति में मैक्सिमम अगर विद्रोह देखे जाए, किनके विरुद्ध हुआ है, जमींदारों के विरुद्ध, क्यों, जबकि आपको प्रताड़ित कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं, लेकिन विरोध किसके विरोध में, आप विद्रोह किसके विरोध में कर रहे हैं, जमींदार के विरोध में। इनके बीच में कनेक्शन क्या था, ऐसी कौन सी कड़ी थी जो तीनों को एक दूसरे जोड़े भी थी और तीनों को एक दूसरे से अलग भी कर रही थी। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चीजों को डीपली पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आप स्वतंत्रता संघर्ष की बात करते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में 1857 की क्रांति, सबसे पहला प्रश्न आता है 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति में नेतृत्वकर्ता, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र के बाद क्या क्या हानियां हुई, ठीक, कैसे ये हो सकता था कि 1857 में ही आप आजाद हो जाते, लेकिन क्यों नहीं आजाद हो पाए। अब यहीं पर चीजें अभी आपको रिलेट करना है, तो किसानों के विद्रोह से भी इस चीज को आप समझ सकते हैं। आप लोग, किसानों का विद्रोह चल रहा, वो क्यों नहीं सफल हो पा रहे, उनकी बातें क्यों नहीं, मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं, आखिर क्या कमियां हैं। तो चीजें यहीं से 1857 को अगर रिलेट कर देंगे तो आपको उनकी कमियां भी समझ में आने लगेंगी। दूसरी चीज, उसके पश्चात 1857 की क्रांति के पश्चात कौन कौन से विद्रोह हुए,
किसने दबाया उनको, किन क्षेत्रों में हुए, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये चीजें क्लियर करनी है आपको। अब इसके बाद आता है प्रमुख क्रांतिकारी संगठन। कौन कौन से क्रांतिकारी संगठन बने थे, कौन कौन से उनके नेतृत्व करता था, वर्ष कौन सा था, क्या नाम बाद में परिवर्तित किया गया, पहले क्या रखा गया था, फिर परिवर्तन क्या हुआ, फिर उसके बाद कौन कौन व्यक्ति उसके संगठन में जुड़े, इन चीजों को भी आपको याद रखना है। दूसरा, कांग्रेस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब कांग्रेस में प्रश्न क्या पूछा जाता है, कांग्रेस का गठन कब हुआ, कांग्रेस के इस सम्मेलन में कौन अध्यक्ष था, कांग्रेस के उस सम्मेलन में कौन अध्यक्ष था, ठीक है, झंडा कहां फहराया गया, पहली बार स्वतंत्रता की बात कहां की गई, इस तरह से प्रश्न बनते। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना, संगठन कि गठन कब किया गया, अध्यक्ष कौन थे, सम्मेलन कहां कहां हुआ, स्थल क्या था, ठीक है, वक्तव्य कहां पर क्या बोला गया है, इस तरह से टॉपिक करके आप अपना नोट्स बनाइए। इससे क्या हो जाएगा, आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। अब गांधी जी के समस्त आंदोलनों को अलग कर लीजिए, जो जो उन्होंने आंदोलन किया, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन चीजों को अलग करते हुए इसके पॉइंट बना लीजिए, ठीक, वो आंदोलन कहां कहां हुए, वो सफल हुए, असफल हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पर गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं, कहां कहां हुए हैं, इनकी अध्यक्षता किसने की है, इसमें कौन सी बात कही गई थी, कहां पर क्या बात कही थी, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इन सब चीजों को भी आपको पॉइंट क्लियर रखने। क्यों कोई दूसरा व्यक्ति वहां नहीं गया था, अंबेडकर जी नहीं गए, दूसरी बार गांधी जी नहीं गए, तो क्यों नहीं गए, आखिर क्या चीजें हुई, इन चीजों को भी आपको क्लियर विजन रखना पड़ेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब कथन कारण में आने वाले हैं। दूसरी बात आप ये देख लीजिए, विवाद कहां पर हुआ था, उसके बाद आ जाता है भारत का संवैधानिक विकास। इसी में एक चीज और जुड़ती है, आपके समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, ठीक, पत्र एवं पत्रिकाएं, जहां से एक प्रश्न 100% आता ही आता है। नेक्स्ट चीज है, एक समाज सुधारक आंदोलन चला था, समाज सुधारक आंदोलन जो चला था, समाज सुधारक संस्थाएं जो थी उनके बारे में, संस्थाएं, ठीक, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है समाज सुधारक संस्थाओं में, इसमें आपको केवल पढ़ना है कि नेतृत्वकर्ता कौन था, ठीक है, नेतृत्वकर्ता, दूसरी बात कहां पर है, ठीक, तीसरा पॉइंट किस वर्ष हुआ, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कोई पुस्तक प्रकाशित की है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद पुस्तक के बाद क्या आ जाएगा, आपका पुस्तक कौन सी प्रकाशित की है, दूसरा किन मुद्दों पे चर्चा की थी इन्होंने, किन मुद्दों पर चर्चा की थी, ठीक है, मुद्दों पर चर्चा की। तो इन चीजों को आपको छोटे से स्लॉट में, कहते हैं 3 से 4 पन्नों में ये पूरा बन जाएगा, ये वाला पार्ट आपका 3 पन्नों में बन जाएगा, बस इतना ही आपको याद कर लेना है। और आप लोगों का पीटी एग्जाम स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलिए, निकलेगा जरूर। और कोशिश करिए कि वीडियो जहां तक जिन नीडी बच्चों की है कि हाँ रियल में वो पढ़ना चाहते हैं और वो 4000 शेरों में आना चाहते हैं, उन शेरों की लय में आए। जो कहते हैं ना कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पढ़ना ही नहीं, तो उनको हमें भी नहीं पढ़ाना है और आपको भी नहीं पढ़ना है, ठीक, क्योंकि आपको समझ बनानी है अपनी और आप लोगों को आगे बढ़ना है। युद्ध की तैयारी है, बिगुल बजा हुआ, तो उस युद्ध में अच्छे वेपन लेके जाए जाते हैं, ना कि ऐसे लेके जाइए कि एकदम से गिर जाए, वहीं पर जाते ही आप एकदम परास्त हो जाए, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए। बाकी जितने भी वीडियो बन रहे हैं प्लेलिस्ट पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक भेजे जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग के लिए ही। और तीसरी चीज, एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी आप लोगों को छोटी से छोटी प्रॉब्लम है उसको भी कमेंट सेक्शन पे लिखिए, उस पे भी हम लोग बात करेंगे, उस पे भी डिस्कशन होगा, उस पे भी काम होगा। और जितने लोग हैं कोशिश करिए वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो जब प्राप्त हो उससे क्या हो जाए, आप लोगों को जैसे वीडियो आए वैसे ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, नहीं तो बार बार आप खोजते रहेंगे इसी तरह से, ठीक है। चलिए मिलता हूं अगली क्लास में आप लोगों से। थैंक यू, आगे मिलते हैं।